नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज तक आपके लिए लेकर आया है किसान पंचायत। जी हां, देश का हर बड़ा मुद्दा जो इस देश के आम आदमी को छूता है, देश का हर वो मुद्दा जिस पर आपके मन में सवाल हो और आप जवाब चाहते हैं सरकार से, तो मंच बनता है आज तक। और इसीलिए किसान बिल को लेकर जो घमासान मचा है, उस पर आज तक ने तय किया कि किसानों की सरकार से सीधी बात हो। इसलिए आज तक आपके लिए लेकर आया है यह किसान पंचायत, जहां होंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले होंगे देश भर के किसान। उनके मन में जो जो शंकाएं, जो जो डर इस किसान बिल को लेकर हैं, वो रखेंगे देश के कृषि मंत्री के सामने सीधे आज तक के मंच पर। कल लोकसभा में कृषि सुधार से जुड़े 2 विधेयक पास हुए। इस बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की किस्मत बदलने वाला बिल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद किसानों को नई आजादी इस बिल से मिलेगी। लेकिन इस विधेयक पर मोदी सरकार को अपने ही पुराने सहयोगी की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कल देर रात कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस भी इस बिल पर सरकार को लगातार घेर रही है। अध्यादेश के खिलाफ कई किसान संगठन सड़कों पर है। दिल्ली से अंबाला तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भी इस बिल के विरोध में खड़ी है। ये दोनों बिल कृषि को समृद्ध करने वाले। कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान? प्राइवेट प्लेयर से और एमएसपी से कोई ताल्लुक नहीं। तो हम आपको सुनवाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने के बाद जब आज किसान बिल को लेकर देश के लोगों के सामने अपनी बात रखी, तो उनके तेवर कैसे थे। लेकिन उसके पहले जरा एक तस्वीर यह भी देखिए कि देश के अलग अलग शहरों में, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में, हरियाणा, पंजाब में किसान बिल को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 16 और 17 सितंबर की, जब किसान सड़कों पर उतरे हैं। हरियाणा और पंजाब और एनसीआर का कुछ हिस्सा जिसमें गाजियाबाद शामिल है, वहां तक किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी हैं। इसके पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, तो उन्हें पुलिस लाठीचार्ज का भी शिकार होना पड़ा था, जिसको लेकर कांग्रेस ने हरियाणा और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार पर तीखे सवाल उठाए थे। लेकिन इन सारी तस्वीरों के बावजूद लोकसभा में 2 बिल पास हुए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के सामने आए, तो किसान बिल को लेकर उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे।
सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों का अंत होगा और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो असल में बिचौलियों के साथ खड़े हुए हैं। हम आपको 5 राज्यों से किसानों की बात सीधी लाइव सुनवाएंगे। हमारे साथ हरियाणा में सोनीपत से मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त लाइव आ गए हैं, उनके साथ बहुत सारे किसान हैं। मेरे साथ मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से आशुतोष मिश्रा इस वक्त लाइव आ गए हैं, उनके साथ बहुत सारे किसान हैं। राजस्थान में जयपुर में शरद कुमार हमारे साथ हैं, बहुत सारे किसानों के साथ। हेमेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश के विदिशा से हमारे साथ हैं और गोपी घांगर गुजरात के हिम्मतनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबके पास चलेंगे बात करने के लिए। और पंजाब में भी सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं, वहां के किसानों की बात सुनवाने के लिए। सबसे पहले कुमार कुणाल आपके पास आ रहा हूं सोनीपत में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध इस बिल को लेकर हो रहा है। क्या कह रहे हैं किसान, क्यों नाराज है इस बिल से? देखिए, आपको याद होगा रोहित कि किस तरीके से जो पहला सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था इस पूरे किसान बिल को लेकर के कुरुक्षेत्र में, वहां पर लाठियां चली थी और उसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी है किसानों में। ये हरियाणा के किसान हैं। हम इस समय सोनीपत में खड़े हैं। आप लोगों से जो बिल आया है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। क्यों सवाल पूछ रहे हैं सरकार से? देखिए, किसानों की बहुत लंबे टाइम से एक मांग रही है कि किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन आज जो ये अध्यादेश लाए गए हैं, इनको किसानों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको देखा है, उसके बाद हम सड़कों पर आने की कोशिश में हैं और सड़कों पर आए हैं और पुलिस के द्वारा पीटे गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इस अध्यादेश के अंदर जो फसलों की खरीदने की गारंटी है वो सरकार अपने हाथ में ले, वो व्यापारी के हाथ में ना दे। लेकिन जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, तो आप लोगों को अभी क्या शिकायत है? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है? वो लिखित में चाहिए जी, हमको लिखित में चाहिए। 3 अध्यादेश है, 4था अध्यादेश लिखित में आना चाहिए कि भाई MRP पक्की हो जाएगी, जिससे किसान संतुष्ट हो जाएगा कि भैया हमें इसकी कीमत सही मिलेगी। तो अभी तमाम रोहित यहाँ पर किसान हैं जो हमारे साथ हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो आपको ये तमाम चीजें हैं उसको लेकर के क्यों विरोधाभास है सरकार की बातों में, क्यों दिखाई देता है विरोधाभास? आज तक जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो वादे करे हैं, एक भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। सिर्फ ख्याली पुकाव बनाते हैं और लोगों को बहका लेते हैं। एक भी बात सरकार ने आज तक पूरी नहीं की, ना कोई स्वामीनाथन की, कोई कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी सरकार अपनी तरह से गारंटी नहीं देती, खाली बात करती है। इसलिए हमने सरकार पर कोई विश्वास नहीं। बहुत सारी बातें, तो उसमें अच्छी भी बातें तो होंगी। मैं मानता हूँ, किसान सारे मानते हैं, हम मानते हैं। हम यहाँ इस टाइम पे खेत में ही बैठे हैं। इस बात पर हम धर्म से ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री बोले या कोई भी कृषि मंत्री बोले, जो चीजें आज इस अध्यादेश के अंदर दी गई हैं वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्यों नहीं है कि उसमें उसकी फसल को खरीदने का गारंटी का कोई कानून नहीं है। पहले से कह रहे हैं वही रहेगा, मंडियां वही रहेंगी। मैं यूं कह
कह रहा हूं फसल बाहर बिके या अंदर, लेकिन उसके पैसे के मिलने की गारंटी, उसके भाव की गारंटी, इस तरीके का एक कानून जो मिनिमम प्राइस सरकार कुणाल बनाती वापस है, आते हैं आपके वो पास। मिनिमम देखिए, जैसा हमने जो वादा मूल्य किया है, अपने दर्शकों उससे से, नीचे किसान पंचायत लगाई, ये बताते हुए कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ लाइव होंगे और किसानों की सीधी बात सुनेंगे और जवाब भी देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ आ गए हैं। स्वागत है नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका आज तक पर। सबसे पहले धन्यवाद देश के किसानों की बात सुनने के लिए, आज तक पर आने के लिए और सवालों के सीधे जवाब देने को तैयार होने के लिए। स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, धन्यवाद। अभी हरियाणा के किसानों की हमने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा डर है। जो एमएसपी सरकार तय कर रही है उसकी गारंटी सरकार दे कि ये एमएसपी वाला मामला बरकरार रहेगा, इसमें कोई खलल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद ही स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और किसानों की एमएसपी 1.5 गुना करने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है। रबी की एमएसपी भी बढ़ाई गई और खरीफ की एमएसपी भी एक हफ्ते के भीतर हम लोग मंत्रिमंडल से मंजूरी दे देंगे। एमएसपी पर खरीद होती रही है, एमएसपी पर खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी। इसमें किसी भी किसान को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। तोमर साहब, किसान ये कह रहे हैं कि ये बात लिखित में आ जाए, कहीं आप 3 बिल लाएं, एक चौथा बिल भी हो। अभी हरियाणा के किसानों ने ये मांग की है। देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी कभी भी एक्ट का हिस्सा नहीं है। एमएसपी प्रशासकीय निर्णय है और इस बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी हमारी सरकार का निर्णय है और एमएसपी सरकार का निर्णय हमेशा बरकरार रहेगा। इसमें किसी को अविश्वास करने की मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। लेकिन तोमर साहब, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपके अपने सहयोगी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब जो आपके साथ इतने वर्षों से गठबंधन में थे, अगर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं तो लोगों के मन में आशंका आएगी। मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध राजनीतिक दृष्टि से हर बिल का नहीं होना चाहिए। ये जो विधेयक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए जा रहे हैं, यह किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। आज तक जो मंडी में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी किसान को आज़ादी मिल सके और वह अपने खेत, अपना घर, अपने वेयर हाउस से भी सीधा अंतर्राज्यीय व्यापार कर सके, इसके लिए ये विधेयक किसान को स्वतंत्रता देने वाले हैं। जहाँ तक विरोध का सवाल है, तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक विरोध तो होता ही रहता है। जो लोग राजनीतिक और निजी स्वार्थों के चलते विरोध करेंगे उनको मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये विधेयक किसान के हित के लिए और किसान की उन्नति के लिए, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए और किसान जो अभी तक मंडी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसको आजाद करने के लिए विधेयक है। किसानों को डर तो यही लग रहा है तोमर साहब कि मंडी सिस्टम ही खत्म ना हो जाए कहीं। देखिए, विधेयक में साफ कहा गया और विधेयक में मंडी की परिधि के बाहर जो इलाका है, वो इलाका इस विधेयक से कवर हो।
एपीएमसी एक्ट राज्य का एक्ट है, राज्य का एक्ट बरकरार रहेगा, मंडी भी बरकरार रहेगी। किसान के पास दो विकल्प रहेंगे, वो मंडी में जाकर ट्रेड करना चाहता है, उसको मनाही नहीं है, लेकिन अगर वो मंडी नहीं चाहता है और उस उत्पादन का उसको उचित मूल्य उसके घर पर मिल रहा है, उसका लॉजिस्टिक का खर्चा बच रहा है और उसको लागत अपना वाजिब मूल्य मिल रहा है, तो वो वहाँ बेचने के लिए स्वतंत्र हो। हम सब जानते हैं कि किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आज देश में कोई भी कंपनी पेन बनाती है, ये पेन बनाने वाला जो व्यक्ति है वो पेन कहाँ बेचेगा, ये बेचेगा और कितने पैसे में बेचेगा, ये अधिकार उस कंपनी वाले का है। लेकिन हमारा किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह अपना उत्पादन कहाँ बेचेगा, कितनी कीमत पर बेचेगा, किसे बेचेगा, ये अधिकार 70 साल में उसके पास नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में ये अधिकार किसान को दिया जा रहा है कि वो स्वयं कीमत तय करे और अपने पसंद के व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचे। तोमर साहब, पंजाब लेकर चलते हैं आपको, पंजाब के किसानों की बात आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। किसानों की बात सुनवाने के बाद सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी वहां पर लाइव मौजूद हैं। सत्येंद्र, पंजाब के किसानों को क्या कष्ट है, क्यों उनको यह बिल पसंद नहीं आ रहा? रोहित, देखिए, पंजाब के किसानों से तोमर साहब की बात भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ कि छोटी सी, जैसे ही हमने कहा, यहाँ पर तमाम किसानों की तादाद है, आड़ती भी हैं। और इस कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तो दरअसल जो पूरी लड़ाई है वो किसान की पकी पकाई फसल इस कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो फसल है जो उठकर यहाँ पर सीधे जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, कुछ अंतराल के फासले पर, ये देखिए, ये अनाज मंडी है। और किसानों का जो डर है, कहीं ना कहीं ये डर है कि मंडी का और खेत का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। फिलहाल बहुत सारे किसान मौजूद हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, सरपंच मौजूद हैं। और पंजाब और हरियाणा, ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इस अध्यादेश को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कहें, डर कहें, भ्रांतियां कहें, वो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ किसान यूनियन के भी लोग मौजूद हैं। सर, हमारी बात कैमरे के माध्यम से, आपकी बात सीधी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हो रही है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई डर या कोई भ्रांति जो आपके मन में है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये सवाल सीधा आपका कृषि मंत्री जी से है। मेरा पहला सवाल ये है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन एमएसपी पे खरीद की गारंटी कोई नहीं है हमें पे हमारा फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। एमएसपी 23 फसलों पे चलती है गवर्नमेंट की, भारत गवर्नमेंट की, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी पंजाब और हरियाणा में। उसको खत्म करने की सरकार की सभी पॉलिसियां उसको खत्म करने की हैं। हमें ये बात गारंटी चाहिए कि एक एक दाना गवर्नमेंट खरीदेगी। रोहित, ये सवाल था। बिल्कुल सत्येंद्र, कृषि तोमर मंत्री साहब ने सवाल सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया है तोमर साहब। बहुत ही सीधी बात होगी। वही डर जो हरियाणा के किसान का था, वही पंजाब के किसान का भी डर है। बोलिए तोमर साहब, आपने सुन लिया सवाल। रोहित जी, मैंने सवाल सुन लिया। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने स्वयं भी पहले है, कल लोकसभा के फ्लोर पर भी मैंने आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एमएसपी पर खरीद होती थी, खरीद होती रहेगी। इस खरीद को किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। किसान भाइयों को किसी के कहने पर गुमराह होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, एमएसपी रहेगी और खरीफ की एमएसपी अभी हम घोषित करने वाले हैं और उसके बाद खरीफ की खरीद होगी पंजाब में भी, हरियाणा में भी और देश भर में भी। तोमर साहब, किसानों को एमएसपी के अलावा भी, किसान को सरकार के पास फसल बेचने के अलावा भी ओपन मार्केट में बेचने की अनुमति देकर आप उसके लिए विकल्प बढ़ाना चाहते हैं या सरकार के कंधे से बोझ उतारना चाहते हैं?
कि सारा हम ही क्यों खरीदें? नहीं, देखिए, एमएसपी पर खरीद करने की प्रक्रिया दो कारणों से बनी। एक तो किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बेच और दूसरा मार्केट संतुलित हो सके और निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को मिले। आपको ध्यान होगा स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन की कि किसान को लागत का 50% मुनाफा मिला के एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार चाहती तो इस रिकमेंडेशन को मान सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब काम संभाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश की खेती समृद्ध हो और किसान की आमदनी दोगुनी हो। इसी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चाहे देश में 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, गांव और खेत तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के इन्वेस्टमेंट का मामला हो, और चाहे एमएसपी पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का मामला हो, ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि खेती समृद्ध होगी कि भारत समृद्ध होगा, और भारत को समृद्ध बनाना है, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। इसलिए एमएसपी पर भी खरीद करना पड़ेगी, किसान को ओपन मार्केट भी देना पड़ेगा, किसान को उसके का 3 दिन के भीतर भुगतान हो जाए ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस एक्ट के माध्यम से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, और जो निश्चित रूप से आने वाले कल में सफल होगी और इसका फायदा इस देश के किसानों को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के किसान को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत ही मेहनतकश किसान हैं, उन्होंने हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया है और किसानों के हित में काम अपेक्षित है। मोदी सरकार उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेगी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ठीक, मैं इसको आगे एक सवाल और लूंगा सर आपसे, वो ये कि क्या किसान को या कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट प्लेयर के सामने सरकार एक तरीके से फेंक दे रही है? कुछ लोगों के मन में यह डर है। इसका जवाब लूं उसके पहले आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं। हमारे साथ आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। यूपी के किसान वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आशुतोष आपको सुनवा रहे हैं। आशुतोष पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री से? रोहित, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिला वो जिसे उत्तर प्रदेश के कहते हैं अनाज की राजधानी है ये, तो इस कटोरे में यहाँ जो किसान हैं उनके सामने भी सवाल यही हैं। और कृषि मंत्री अगर ये सुने कि दरअसल एमएसपी को लेकर के चिंता तो है ही, लेकिन 2 और फिक्र भी हैं जिसको लेकर किसान यहाँ चिंतित है। उसमें ये कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसको लेकर कई राज्यों में किसानों पर मुकदमे की नौबत आई है। दूसरा, अगर भंडारण की स्थिति आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो कहीं जमाखोरी को बढ़ावा ना मिल जाए, कहीं उससे महंगाई की स्थिति ना हो। अब से कुछ ही सेकंड में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दिलचस्पी मैं कृषि मंत्री से चाहूंगा कि ये भी समझें कि इतने सवाल आखिर क्यों हैं, इतने संशय क्यों हैं कि जैसे उन्हें पता चला कि आप सवालों के जवाब देंगे, कई सारे किसान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस गांव में, सहावली गांव में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सीधे इन किसानों का रुख करते हैं और एक एक करके सवालों कृषि मंत्री खुद सुन रहे हैं आपकी बात। जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनमें एमएसपी को लेकर तो एक है, लेकिन उनका जवाब यह है कि देखिए सरकार उन हितों का ख्याल रखेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी शंका है वो क्या है और उसके साथ समाधान क्या है? सबसे जो दूसरी समस्या है, जो इन्होंने व्यापारियों को अधिकार दे दिया कि आप फसल को कितना भी जमा कर सकते हैं और जब उसके वाजिब रेट ऊपर हो जाए, आसमान छूने लगे, तब आप उसको काला बाजारी जो जिसको हम पहले कहते थे, आप उसको मार्केट में निकाल सकते हैं। जब पहले राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, किसानों की बात भी समझ और उस पर जवाब भी दे रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा आपने सुबह हमारे साथ उठाया था कि देखिए ये कैसे तय होगा। दूसरी बात है कि भंडारण के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो जमाखोरी बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के भी आपने आपत्ति जताई थी। सबसे अहम सवाल किसानों के सामने क्या है और उसका रास्ता कैसे निकलेगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो, एमएसपी को तय कर दें और एक कानून ले आए कि देश में एमएसपी से नीचे कोई भी फसल हमारी नहीं बिकेगी, तो उससे ही किसानों को बहुत राहत हो जाएगी। दूसरा, जो किसानों को आशंका है कि मंडी में टैक्स लगाकर मंडी से बाहर टैक्स फ्री रहेगा, तो धीरे धीरे 2 साल में ये मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडी के अंदर कोई सामान लेकर अपना नहीं जाएगा, तो मंडियों को भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। एक जो भंडारण की कितनी व्यवस्था रहेगी, कितना वो कर सकता है, उस पर भी लिमिट लगाने की जरूरत है। तो इन 3-4 चीजों से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। कृषि मंत्री जी अगर सुन रहे हो किसानों की यहाँ पे बात, एक डर लगातार सवाल नहीं है, रास्ते भी दिए गए हैं और सुझाव भी हैं। ओके, तोमर साहब, आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को। उनका सवाल यह है कि जो व्यवस्था आप बना रहे हैं उसमें अभी नहीं तो धीरे धीरे करके 2-3 साल में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। नहीं, राकेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक तो उन्होंने एमएसपी की बात कही, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, एमएसपी के बारे में किसी को शंका नहीं होना चाहिए। एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। इस विधेयक से एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी पहले एमएसपी पर होती रही है, आने वाले कल में भी होती रहेगी। अभी करीब की एमएसपी हम एक आध हफ्ते में मंत्रिमंडल से पास करके फिर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने वाले हैं। दूसरा, राकेश भाई ने ये कहा कि जो स्टॉक लिमिट है उसको ख़त्म कर दिया है। मैं राकेश भाई को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुल मिला के जब सरकार किसी चीज़ पर सजा कसती है तो उसी से इंस्पेक्टर राज का जन्म होता है, उसी में से लाइसेंस राज का जन्म होता है, उसी में से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। सरकारों की हमेशा कोशिश रहती है हर चीज और हर व्यवस्था हाथ में रहे, लेकिन आज भारत सरकार ने अपने अधिकार को किया है। जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था उस जमाने में खाद्यान्न का अभाव था और इसलिए ये आवश्यक थी कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आए और वो हमारे स्टॉक लिमिट तय करें, जिससे कि देश में किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। आज खाद्यान्न हमारे पास पर्याप्त ही नहीं, अधिशेष है, मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ स्टॉक लिमिट, दूसरी तरफ अधिशेष खाद्यान्न उपलब्धता रखने के लिए स्थान नहीं। अगर हम ये स्टॉक लिमिट को हटा दें तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए गोदाम बनेंगे, निवेश इसी के क्षेत्र में आएगा और चूक से हम खाद्य पदार्थों को बाहर कर कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा और किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होगा। जमाखोरी या कालाबाजारी होती है जब किसी माल का शॉर्टेज होता है। जब माल प्रचुर मात्रा में है, रहने की जगह नहीं है, तो कालाबाजारी जमाखोरी का तो सवाल नहीं उठता। दूसरा भाई कहना चाहता हूं कि जैसे पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में मंडी टैक्स 8% है, सब्जी पर भी 5% है और हम इस विधेयक के माध्यम से मंडी परिधि के बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड के लिए अलाउ कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए अलाउ कर रहे हैं, किसी प्रकार का इस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। जो खरीदार किसान से माल खरीदेगा वो 3 दिन के अंदर किसान को उसकी फसल के भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। ये कानून में प्रावधान कर रहे हैं। ये सही है कि 2 मार्केट खड़े हों तो किसान के लिए एक तो प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा कि वो मंडी में जाए या मंडी के बाहर जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मंडी में निश्चित रहती है
जिसको सरकार लाइसेंस देती है वो मंडी में आड़त करता है, वही मंडी व्यापार करता है। आम व्यापारी तो मंडी में घुस नहीं सकता, आम व्यापारी में खरीद नहीं कर सकता। जब इस प्रकार ट्रेड होना शुरू होगा तो ये मंडी में अगर 50 व्यापारी लाइसेंसी हैं तो लाइसेंस वाले व्यापारी बाहर आकर की तादाद में ट्रेड करेंगे, और जब व्यापार में प्रतिस्पर्धा होगी, भाव में प्रतिस्पर्धा होगी, किसान बार्गेनिंग करेगा, किसान अपने उत्पादन का मूल्य पर अपना उत्पादन बेच सकेगा। यह बात तुमने ठीक कही। अगर केंद्र सरकार ने कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से टैक्स को फ्री कर दिया है तो राज्य सरकारों को भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अब राज्य सरकार का अपना कानून है, राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार अपने निर्णय कर सकती है। केंद्र सरकार संघीय के कारण राज्य सरकार पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती। हम किसान विकल्प प्रदान कर सकते हैं, वो इन विधेयक के माध्यम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इससे सीख लेंगी, में आय के स्रोत बढ़े, इस दिशा में वो आगे बढ़ेगी और कम करेंगी। जैसा तो समझता हूं उनकी सरकारें भी सुन रही होंगी। जिन सरकारों में मंडियों में मेरे दो सवाल हैं सर आपसे, मेरे दो सवाल हैं आपसे। सकेगा इस विषय को लेकर मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ आ रही है, उसको हम दुरुस्त करते हैं। वापस लौटने के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या सरकार ने तय कर लिया कि आड़ती की व्यवस्था को खत्म करना है पूरी तरह से? सरकार ने यह तय कर लिया। और दूसरा, जयंत चौधरी हैं, आरएलडी के पूर्व सांसद हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अगर आप बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कृषि व्यापार को सरकार मुक्त करने की बात करती है, तो फिर प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध क्यों लगा रखा है सरकार ने? ठीक है, अभी वापस लौटता हूं सर आपके पास। बिहार के सोनपुर से हमारे साथ सुजीत झा आ गए, मेरे सहयोगी, उनके साथ कई सारे किसान हैं वहां पर, और राजस्थान के जयपुर में शरद कुमार हैं। तो एक एक करके उन दोनों की बात सुनवाते हैं। तोमर साहब, तब तक आपका ऑडियो भी दुरुस्त कर लेते हैं ताकि वो लोग भी आपकी बात सुन सकें। शरद कुमार, पहले आप बताइए, जयपुर के किसान, राजस्थान के किसान क्या कह रहे हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री से? देखिए रोहित, अजीब विडंबना है कि लोग कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म। मंडियों ने क्या भला किया है? यहाँ जो किसान है वो कह रहे हैं कि मंडियों में किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है और जिसकी वजह से अब तक किसानों को पूरा दाम नहीं मिल पाता है। एक मांग लंबे समय से थी किसानों की कि बिचौलियों को खत्म किया जाए, और आज बिचौलिए खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे थे किसानों को भंडारण की व्यवस्था नहीं है, भंडारण जब व्यवस्था हो रही है तो कह रहे हैं कि जमाखोरी हो जाएगी। हमारे साथ किसान है, मैं किसान नेता नहीं, किसानों के गांव में आया हूं मैं, और वहां बातचीत करता हूं। आप ये बताइए कि अभी बाजरा कट रहा है, बाजरा में मंडी में क्या हालत है, बाहर क्या हालत है? देखिए साहब, नाम क्या आपका? मैं ओंकार लांबा हूँ, किसान हूँ यहाँ गाँव का जी। और हमारे यहाँ बाजरे की मुख्य फसल है अभी जो कट रही है। आज जो मंडियों में बाजरे के भाव है वो 1100 साढ़े 1100 रुपए क्विंटल चल रहा है, जबकि बाजार में अभी बाजरा नया गया ही नहीं। और हमें उम्मीद ऐसी लग रही है कि जब बाजरा बाजार में जाएगा तो हमारा 1000 रुपए क्विंटल का बिकेगा। जो एमएसपी गवर्नमेंट ने तय कर रखी है 1900 कुछ रुपए, उससे आप देख लीजिए आधे दाम किसान को मिल रहे हैं। ये रोहित देख लीजिए, ये मंडी की समस्या है जिस पर सब कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि मंडियों में किस तरह से किसानों को दाम पूरे नहीं मिलते हैं। तो जो एमएसपी की बात किया जा रहा है, किसान बिल को बेहतर मानते हैं या खराब मानते हैं? एक अलग डर है कि रोहित, ये किसान बिल को बेहतर मानते हैं कि खराब मानते हैं? आप ये बताइए कि इस बिल को आप लोग बेहतर मानते हो या सही मानते हो? जी, इसको बिल को हम बेहतर इसलिए नहीं मानते कि आज तक सरकार ने जो एमएसपी पे किसानों से सीधा खरीद करने के लिए गोदाम तैयार नहीं किए, कहीं खरीद की कोई व्यवस्था नहीं करी, और इन बिलों में सरकार ये कह रही है कि इसमें अच्छे दाम मिलेंगे किसान को। किसान की फसल खरीदेगा कौन, इसकी गारंटी क्या है कि वो किसान को वो पूरे पैसे देगा? एमएसपी की समस्या जो हर जगह किसान कह रहे हैं वो यहाँ भी है। ये बताइए कि आप लोग एमएसपी से डर लग रहा है या आप लोग जो कह रहे थे कि सीधे हम लोग बेचेंगे व्यापारियों को, ये तो प्रावधान होने जा रहा है? नहीं, सीधे व्यापारियों को बेचेंगे
नहीं बेचेंगे तो किसान के पास गोदाम कहाँ है? और एमएसपी पे आज पहले 30-40% खरीद होती है, ऊंट के मुंह में जीरो है। एमएसपी पे 90% तब तक खरीद नहीं होगी, तब तक किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। एमएसपी एक नाम है, मैं तो नाम समझता हूँ एमएसपी। एमएसपी पे जब तक काश्तकार का 90% माल युवा किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, आप लोग जो है इस बिल को जो कहा जा रहा है कि बिचौलिए से मुक्त कर रहे हैं, हम भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको गलत मानता हूँ कि जो पहले से एमआरपी रेट की थी उस पर ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो आगे के लिए किसान इस पर कैसे मान सकते हैं कि जो आने वाला बिल ठीक होगा? आज भी 50% इसमें जो रेट तय कर रखी है उससे कम रेट में, जब फसल तैयार हुई उससे पहले ही कम रेट में, और जो गवर्नमेंट रेट से लेते हैं वो तो कम से कम 10% नहीं लेते लोग। किसान इधर उधर भटकते रहते हैं। वापस आता हूँ शरद आपके पास, बिहार के लिए चलते हैं एक बार। यहाँ के किसान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का जो वादा किया गया था वही पूरा नहीं हो रहा, तो आगे की चीजों के बारे में कैसे उम्मीद रखें कि इससे बेहतर होंगी स्थितियां। बिहार चलते हैं, सुजीत कुमार झा हमारे साथ सोनपुर में। सुजीत जी, पूछिए जरा, सोनपुर के किसान, बिहार के किसान क्या कहना चाहते हैं और क्या सवाल है उनका कृषि मंत्री से? देखिए जी रोहित जी, हम लोग सोनपुर में मैं मौजूद हूं, और सोनपुर वो जगह है जो ग्रामीण से संबंधित मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि सोनपुर मेला है। देश विदेश के किसान यहाँ पर आते हैं, और हमारे साथ भी कुछ किसान हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में अब तक होती है, खासतौर पर किसानों को लेकर, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार की तरफ से होता, जो फिक्स किया जाता है, उस मूल्य पर 10% से अधिक खरीदारी नहीं होती है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। 90% लोग बिचौलिए पर आधारित होते हैं, और वो बिचौलिए औने पौने दाम पर जो इनकी अनाज को खरीदते हैं, और फिर जाकर वो पैक्स में बेचते हैं या न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं। तो बिचौलियों का बहुत बड़ा बोलबाला है यहाँ पर। अगर सरकार ये कहती है कि इस बिल के जरिए बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, तो ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये है कि किसानों को ये भी आशंका है कि ये जानना चाहते हैं किसान कि आखिर अगर देश में कहीं उनके अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है, अधिक मूल्य मिल रहा है यहाँ से, तो उनको पता कैसे चलेगा? हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप ये बताइए, क्या कृषि मंत्री हमारे साथ हैं नरेंद्र तोमर जी, आपका क्या सवाल है? सर, सवाल है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किया गया है वो तो बहुत सराहनीय कदम है, किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है। लेकिन सर, इसमें सोचना है कि अगर हम यहाँ से जो अपना माल बाहर जाकर बेचते हैं उसकी दर क्या होगी। मान लीजिए कि दिल्ली में मैं अपना जाकर माल बेचूं, उसकी दर क्या होगी? हो सके हमारा दर से कम दिल्ली का दर हो, तो फिर ट्रांसपोर्टिंग क्या होगा? इस तरह की कुछ समस्याएं दिखाई पड़ रही है सामने में, जिसकी समाधान की आवश्यकता है। इसकी एक राष्ट्रव्यापी रेट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग का कैरेज होना चाहिए। इस तरह की सारी व्यवस्था है, जो उसको दूर किया जाएगा तो ये बहुत सराहनीय कदम। ठीक, सुजीत जी वापस आता हूं आपके पास। इनका सवाल पहले तोमर जी से लेते हैं, जो उन्होंने सवाल पूछा। तोमर जी, वो बिल से खुश हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप हमको कह तो रहे हैं कि बाहर जाके बेच लो कहीं, लेकिन कैसे बेचें, और इसकी क्या गारंटी है कि बाहर हमको बेहतर दाम मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, बाकी सारी चीजें होगी, उनका खर्चा, ये सारी चीजें कैसे तय होंगी? मेरी आवाज आ रही है तोमर जी आपको? मैं बोलूं रोहित जी? जी, किसान बिहार के ये पूछ रहे हैं हेलो कि आप हमारे लिए बाजार खोल रहे हैं। हाँ, मैं जवाब दूं? हाँ, दीजिए जवाब, सुन रहे हैं वो आपकी बात। ये रोहित जी, 2-3 सवाल आ गए एक साथ जी। सामान्यतः एमएसपी के मामले में तो मैं बार बार कह चुका हूं कि एमएसपी के मामले में किसी को भी शंका नहीं रखना चाहिए, और जो एमएसपी घोषित की जाती है वो जारी रहेगी, और एमएसपी पर खरीद भी जारी रहेगी। दूसरा, फिर कुछ लोगों के मन में भाव की आशंका है, कुछ लोगों के मन में गोदाम कहाँ है इसकी आशंका है। तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों कहना चाहता हूँ कि एक तो जो नया एक्ट हम बना रहे हैं, इस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो मैकेनिज्म किसान को रोज रोज के भाव से अवगत कराएगा, जिससे किसान को भाव मंडी जाकर पता करने की ज़रूरत ना पड़े,
गांव के गांव में उसको भाव उपलब्ध हों, ये मैकेनिज्म हम इस विधेयक के अंतर्गत बनाएंगे। दूसरा, जो तकलीफें आज आ रही हैं, उन तकलीफों के अनेक कारण हैं। वो क्या है कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव और खेत तक नहीं पहुंचता है। हम लोगों ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि देश में 86% छोटा किसान है। जो छोटा किसान है वो स्वयं भी निवेश नहीं कर पाता, और चूंकि वो अकेला किसान है इसलिए कोई बड़ा निवेशक भी उसके पास नहीं आ पाता। इसलिए मूल्य आश्वासन एक्ट, इसलिए कृषि उपज व्यापार एक्ट, और इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, और इसीलिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान, इसीलिए 10,000 एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपए का खर्चा। ये सब जब चीज़ें मिलेगी और ये राशि और ये निवेश जब गांव तक पहुंचेगा, किसान तक पहुंचेगा, तब निश्चित रूप से किसान को इसका फायदा मिलना शुरू होगा। ये क्रम मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किया। आज तक कृषि के क्षेत्र में कभी भी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो जाएगा ये सोचा नहीं जा सकता था। और मोदी जी ने सिर्फ कहा नहीं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूरी दी जाती है, और 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम करके 1128 करोड़ रुपया लोगों को मंजूर करके दे दिया। आज 1500 करोड़ से ज़्यादा डिस्पर्स हो चुका है। ये सहकारी समितियों के पास जा रहा है, ये एफपीओ के पास जा रहा है, ये स्टार्टअप के पास जा रहा है, ये कृषकों के समूह के पास जा रहा है। ये समूह दिल्ली और बम्बई में नहीं है, ये समूह गांव में विकास खंड में बैठे हुए हैं। और जब ये 1 लाख करोड़ रुपया नीचे तक जाएगा तो बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। नया विधेयक आएगा तो तमाम सारे नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे ट्रेड के लिए, जो रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, किसान को सुबह शाम जानकारी देंगे। मुजफ्फरनगर का किसान बैठा है मुजफ्फरनगर में, वो कलकत्ता में भाव देख सकेगा, और कलकत्ता में बैठे हुए आदमी के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कर सकेगा। ये सुविधा इस एक्ट के माध्यम से हम देने वाले हैं। ठीक है, और ये बिना किसी टैक्स के होगी। ठीक है, लेकिन बड़ी चीजें जो 2 है सर। पहले मैंने एक सवाल पूछा था, क्या सरकार ने तय कर लिया कि आढ़ती अब खत्म कर देना है? आढ़त जैसा कोई बिजनेस अब नहीं होगा इस देश में, एक बात। और दूसरा, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। सर आपने देखा जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मार्केट है, अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन मार्केटिंग से सामान मंगाने लगे, तो जो आपके छोटे शहरों की दुकानें थी वो दुकानदार अब भूखे मरने को मजबूर हो गए। कल को खेती किसानी में ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी? नहीं, मैं अरोज जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटे किसान और छोटे व्यापारी दोनों हमारे देश की ताकत हैं। जब अवसर मिलेगा, जब प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उनकी प्रतिभा सामने आएगी। भारत सरकार अपने विधेयक के माध्यम से किसी को समाप्त नहीं करना चाहती, किसी का अहित नहीं करना चाहती। हम इन विधेयकों के माध्यम से किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं। हम इन विधेयकों के माध्यम से किसान की माली हालत सुधारना चाहते हैं। हम इन विधेयकों के माध्यम से खेती को उन्नत खेती बनाना चाहते हैं, इसलिए विधेयक लेके आए। ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये किसानों को उद्योगपतियों के हवाले कर देने वाला बिल है, लेकिन गुजरात के किसान इस पर क्या सोचते हैं? गोपी के पास चल रहे हैं, वो आपको बताएंगे गुजरात के किसान आपसे क्या पूछना चाहते हैं। गोपी फटाफट पूछिए, गुजरात के किसान क्या पूछना चाहते हैं, जल्दी से।
बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि यहाँ पे एमएसपी के साथ साथ किसानों के लिए अगर कोई समस्या है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की समस्या है। हमारे साथ ये सारे किसान यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, हमारे साथ कृषि मंत्री मौजूद है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे अगर आप सीधा सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या चाहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? पहले तो मैं आज तक को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आम किसान की बात वो सीधे कृषि मंत्री से करा रहे हैं। तो मेरा इनसे एक ही निवेदन है कि जो ये नया एक्ट लाने जा रहे हैं तो उसमें एक बात जोड़ दें कि जो वो खरीद करेंगी, जो कंपनियां मतलब मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगा वो स्टार्ट होगा एमएसपी से। एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। बस ये एक लाइन जोड़ दे तो ये किसानों के लिए अच्छा है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये हर हाल में किसान के लिए बुरा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों विरोध कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ साल पहले, 2 साल पहले की गुजरात की बात है। पेप्सी कंपनी ने FC5 सीड्स के किसानों को दिया था और उसके चलते किसानों पर पेप्सी ने 8 से 10 किसानों पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना अदालत में दाखिल किया था। तो जो किसान 1 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं वो नहीं पता, वो कैसे ऐसी कंपनियों से लड़ेगा, ये होगा। और छोटे छोटे जो किसान हैं वो किसानी कर नहीं पाएंगे और अपने ही खेत में खुद मजदूर बन के रह जाएंगे। बिल्कुल, दूसरे किसान मौजूद हैं। ये गोपी बताइए वापस सर आते कि हैं। आपके महाराष्ट्र भी चलना है जरा। महाराष्ट्र में औजार में पंकज खेल करें, वो क्या कह रहे हैं? पंकज, महाराष्ट्र का किसान क्या कहना चाहता है कृषि मंत्री से? पूछिए फटाफट। रोहित, मैं पुणे के पास 100 किलोमीटर जुन्नर इस तहसील में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ वो किसान है जो कि प्याज की फसल करते हैं, टमाटो की फसल करते हैं और कुकम्बर की फसल करते हैं। तो हमारे साथ ऐसे यहाँ पे किसान है, उनसे बात करेंगे। कृषि मंत्री से आप सीधे बात कर रहे हो, क्या सवाल रहेगा आपका? जो 3 विधेयक उन्होंने लाए हैं, बिल्स लाए हैं, उससे आप कृषि मंत्री जी को आप क्या सवाल पूछेंगे? मैं सुनील कौड़े तहसील जुन्नर से बोल रहा हूँ। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप तीनों बिल ला रहे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? ये क्या डेडलाइन रख रहे हैं? ठीक है, वापस आते हैं। तोमर साहब सुन रहे हैं, कृषि मंत्री से ये बात पूछना चाहते हो। एक तरफ साहब आप कब तक इन बिलों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और दूसरा जो पिछला सवाल था कि क्यों नहीं एमएसपी को मिनिमम निर्धारित कर देते कि किसान कहीं बाहर भी बेचेगा तो उससे कम दाम पर उसकी फसल नहीं बिकेगी। तोमर साहब, 2 चीजें। देखिए रोहित जी, एमएसपी पर खरीद एक समय तक होती है। 365 दिन और 24 घंटे खरीद नहीं होती। ठीक। एमएसपी का एक मैकेनिज्म है, किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिले और मार्केट को हम बैलेंस कर सकें। तो एमएसपी के बारे में किसी किसान को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो एक्ट के क्रियान्वयन का मामला है, मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहता हूं, यह ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ तो पूरे देश में लागू हो गया है। अब ये अधिनियम बन रहा है। कल लोकसभा ने पारित कर दिया है। जिस दिन राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा, राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित होगा। पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा और हम लोग तेजी के साथ काम करेंगे कि इसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो जाए। ठीक, 2 चीजें और हैं। पहले मध्य प्रदेश से एक सवाल लेते हैं, उसके बाद विपक्ष ने जो बात कही उस पर भी आपसे कमेंट लूंगा। हेमेंद्र विदिशा में। हेमेंद्र जी, पूछिए किसान क्या बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के। जल्दी से एक सवाल कृषि मंत्री के लिए। जी देखिए, मध्य प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है जानकारी के अभाव में, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है कि इस जो सरकार लाई है ये विधेयक, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन मोटा मोटी जो बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, आपके पास मार्केट ज़्यादा होगी, खुले बाजार में आप बेच सकेंगे और उसके अलावा मंडियां भी रहेंगी, ऐसा कृषि मंत्री कह रहे हैं। तो अब भ्रम की स्थिति थोड़ी कम हुई कि नहीं हुई, और आप क्या पूछना चाहते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री से? सर, हमें ये डर लगा हुआ है कि सर मंडियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, सर कहाँ बेचने जाएंगे, और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा तो सर ये कंपनियां अपने मनमाने ढंग से खरीदेंगे गेहूं भी या कुछ भी फसल हम उत्पादन करेंगे, सर उसका डर हमें सता रहा है सर। देखिए रोहित, एक डर की स्थिति भी जरूर यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसान बता रहे हैं कि डर की स्थिति है, और वो इसलिए डर की स्थिति है विदिशा के किसान ने, वो तोमर जी से मैं अभी पूछ लेता हूं।
साथ साथ जरा शिवसेना के नेता संजय राउत का एक बयान भी तोमर जी आपको सुनवा देते हैं, जो उन्होंने अभी अभी दिया है। वो कह रहे हैं सरकार को शरद पवार से बातचीत करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, एनडीए में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा। जरा सुनवाते हैं आपको क्या कहा संजय राउत ने। एनडीए के पुराने घटक दलों में से अकाली दल ने कल सरकार के अंदर से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हरसिमरत कौर बादल ने, और वो भी किसानों के मुद्दे पर। जब सरकार ये कहती हो कि वो किसानों के हितों की बात करती है, उसका हर काम जो है किसानों के लिए होता है, और अकाली दल ये कह रहा है कि जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के हितों में नहीं, उनसे उनका अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखिए, हर सरकार, हर नेता जब दिल्ली में आता है तो किसानों के हित की बात करता है। चुनाव में जब हम वोट मांगते हैं तो किसानों से अगर वोट मांगते हैं तो उनके हित की बात करते हैं। लेकिन जब हम सत्ता पे आते हैं तो हमने मैनिफेस्टो में क्या लिखा, हमने भाषण में क्या किसानों को आश्वासन दिया है, तो इसीलिए भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया, जो हमारा। तो सुना आपने, संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार से सलाह लेनी चाहिए केंद्र की सरकार को। तोमर साहब, दो चीजें, एक, क्या सरकार ने बिल लाने के पहले किसानों को विस्तार से चीजें बतानी नहीं चाहिए थी कि क्या आपके डर हैं और कैसे उनको दूर करेंगे हम? और दूसरा, जो संजय राउत कह रहे हैं उस पर आपका कमेंट। वो कह रहे हैं कि शरद पवार से सलाह लेनी चाहिए आपको, वो किसानों के असली नेता हैं। रोहित जी, ये बात ठीक है, क्योंकि जब राज्यसभा में बिल जा रहा है तो निश्चित रूप से हम सब लोग संजय राउत जी से भी बात करेंगे, पवार साहब से भी बात करेंगे, बाकी जो दल के नेता हैं उन सबको रिक्वेस्ट करेंगे, उनके मन में अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करेंगे। और इसमें सरकार को कोई संकोच नहीं है, और सरकार बहुत ही साफ नीयत से बिल को लेकर आई है, और ये बिल पूरे के तरह से किसानों के हित में है और किसानों की माली हालत सुधारने वाले हैं। इसलिए हमको इस मामले में कोई हिचक नहीं है। जिनको राजनीति करना है वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जिनको किसान का हित करना है वो किसान के हित में सोच सकते हैं। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। इन कानूनों के माध्यम से भी किसानों की दशा और किसानों की दिशा सुधारने का हम पूरा ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री, आज तक पर आने के लिए। ऐसे वक्त में जब किसान बिल को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, ऐसे वक्त में जब किसान सड़कों पर हैं, ऐसे वक्त में जब किसान के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, आज तक कृषि मंत्री को मंच पर लेकर आया और साथ में देश के अलग अलग राज्यों के किसान एक साथ इस मंच पर आए ताकि सीधे कृषि मंत्री से वो अपने सवाल पूछ सके।